हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी भाषा से संबंधित। अभी 2023 का पेपर हुआ है नवोदय विद्यालय का, उसमें हिंदी भाषा से गद्यांश पूछे गए हैं, पूछे जाते भी हैं गद्यांश से ही संबंधित प्रश्न। बच्चे ये सोचते हैं कि बहुत आसानी से पेपर हो जाएगा, गद्यांश पूछता है आसानी से, लेकिन ऐसे उलझाऊ प्रश्न आए हैं कि बच्चे फंस गए हैं, वहाँ उनको दिक्कत हुई है प्रश्न करने में। उन्हीं के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। क्या सोचते हैं बच्चे कि आसानी से हो जाएगा, पैसेज हो जाएगा, गद्यांश हमारा हो जाएगा, लेकिन गद्यांश में ही मार्क्स कट जा रहे हैं। बहुत लड़कों के हमने जिनसे कांटेक्ट किया, मालूम चला कि गद्यांश ही उनके बहुत गलत हो गए हैं। ठीक है, तो आपको गद्यांश को भी ध्यान से करना है, आपको व्याकरण को भी ध्यान से करना है कि हाँ, व्याकरण गद्यांश जो भी आपसे माने गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे या आपसे व्याकरण पूछे, पर्यायवाची विलोम पूछे, तो आपको उसमें नहीं गलत करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ उलझाऊ सवाल बता रहा हूँ आपके 2023 के पेपर में आए हुए, जो हिंदी भाषा से संबंधित है बेटा, तो इनको ध्यान से देखना। आपसे क्या उम्मीद है कि आप ऐसी गलती आने वाले एग्जाम में नहीं करोगे, ध्यान से देखोगे, तैयारी, भाषा की भी तैयारी, आपके लैंग्वेज पोर्शन की भी तैयारी आप अच्छे से करोगे, ताकि परीक्षा में आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो ये है आपके उलझाऊ सवाल। देखो, आपसे मैं गद्यांश यहाँ दिया गया है, गद्यांश पढ़ो। गद्यांश पढ़ने के बाद देखना कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उसी को ध्यान से देखना कैसे घुमाए गए हैं, कैसे उलझाए गए हैं बच्चों को। ठीक है, बच्चों को उलझाया गया है इसमें। कैसे, देखो, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। ठीक है, इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहते हैं, कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ के नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है। फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है। समझ रहे हो, वो सक्रिय होता है फिर सो जाता है। अभी देखना प्रश्न कैसे पूछा, अभी आप अच्छे से पढ़ लो गद्यांश को। ठीक है, यह अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो सीधे प्रश्न पूछे गए तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रश्न सीधे पूछे गए उनमें कुछ दिक्कत नहीं है। एक गद्यांश है मेरे ख्याल से, उसमें भी सीधे पूछा गया, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन जहां आपको उलझाया गया है वो देखना। ज्वालामुखी के बारे में क्या बात सही नहीं है। अब देखो, ये प्रश्न आपसे पूछा है, आप अगर पूरे का पूरा पैसेज आप अच्छे से पढ़े होगे तभी इस प्रश्न को कर पाओगे। कैसे, आपको यह ध्यान देना है कि कौन सा इसमें वाक्य जो है उस पैसेज में नहीं है, पैसेज में नहीं कहा गया। जैसे यह बड़ी जंगली आग सा होता है, तो आग का यहाँ आग को बताया है कि हाँ आग सा होता है, तो आपको ध्यान लगेगा कि ज्वालामुखी में आग होता है। हो सकता है ये शब्द गद्यांश में हो, आप इतना गेस करोगे, इतना सोचोगे तो जरूर कि आग सा हो सकता है, तो आप क्या है कि इतना सोचोगे कि ये प्रश्न हो, ये शब्द जो ये वाक्य है ये गद्यांश में हो। ध्यान से नहीं पढ़े होगे तब। दूसरा, यह राख, धूल और लावा फेंकता है। यह अधिकांशतः समुद्र के निकट पाया जाता है और इसमें पृथ्वी के नीचे तक बड़ा छिद्र होता है। अब देखो बेटा, ये 4 वाक्य दिए गए हैं। देखना पहला वाक्य कहाँ दिया गया है, पहला है, आपसे वाक्य अलग अलग जगह दिए गए हैं। पहला वाक्य कहाँ दिया गया है, ये देखो, जिसमें गहराई तक जाने वाला बड़ा छिद्र होता है। ये वाक्य यहां मिला। देखो, पहला वाक्य आपका यहां मिल गया। कौन सा है पहला वाक्य? क्या है, पृथ्वी तक बड़ा छिद्र होता है। ठीक है, इसमें पृथ्वी से नीचे तक बड़ा छिद्र होता है। और यहां क्या दिया है बेटा आपको, जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला बड़ा छिद्र होता है। देख रहे हो, अलग अलग स्टेटमेंट दे दिया है। समझ रहे हो ना, वाक्य आपका कैसे अलग अलग दे दिया है, देख लो, लेकिन लगभग उनका मीनिंग सेम है, दोनों का अर्थ सेम है। ठीक है, एक ही जैसा है। अगला समझना, यहां पूछा यह राख, धूल और लावा फेंकता है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट देखना, दूसरा वाला जो है, यह राख, धूल और लावा फेंकता है। अब यहां आओ, आपसे क्या कहा है, इसके खुले हुए छिद्र होते हैं, सर्वत्र शांत रहकर इसमें ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। यह राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। अब देखो, देख रहे हो वाक्य कैसे दिया गया है और पूछा कैसे गया है। वहां दिया है फेंकता है, यहां उठते हैं, तो बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको जो जानकारी निकालनी है वो जानकारी आप यहां से करेक्ट करोगे कि हाँ, यहां ये जानकारी दी गई है और ये जानकारी सही है।
समझ रहे हो? आप वाक्य मत खोजना कि एकदम एक जैसा वाक्य दोनों जगह हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। अगला है, इसमें पृथ्वी तक, ये हो गया, यह अधिकांशतः समुद्र के निकट पाया जाता है। अब ये कहाँ है? आप पूरा फिर गद्यांश पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा, बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं। हाँ, ये तीनों मिल गए, आपका उत्तर कौन सा हो गया? ए वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको इसके लिए सोचो, इसके लिए पूरा का पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो पहला काम क्या करना है, जब भी जाना है परीक्षा के लिए तो आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है, एकदम ध्यान लगा के पैसेज पढ़ना है कि दोबारा बार बार नहीं खोजना पड़े। इसीलिए मैं क्या बताता हूं कि मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं, हमारी तरफ से ये बताया जाता है, हमारे कोर्स में भी बताया जाता है कि पहले आप प्रश्न पढ़ो। प्रश्न पढ़ने से क्या होगा कि आपके मस्तिष्क में आ जाएगा कि हाँ ऐसे चीजें पूछी गई हैं और मुझे ये चीजों को अंडरलाइन करके रखना है। समझ रहे हो? अगर आप उन चीजों को अंडरलाइन करके रखोगे तो आपके ध्यान में रहेगा कि हाँ ये चीजें पूछी गई हैं, इनको अंडरलाइन करके रखना है, तो आप फिर से बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? फिर एक बार पैसेज पढ़ोगे, फिर ऐसे टाइम तो ज्यादा चल जाएगा ना। आपको पैसेज में कम टाइम देना है, मैथ्स में, रीजनिंग में उधर ज्यादा टाइम देना है ना। यहाँ ही ज्यादा टाइम दे दोगे तो फिर उधर मैथ्स में तो और टाइम लगेगा आपका। समझ रहे हो? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। एक हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है। अब देखना बेटा, क्या कहा जाता है? कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक, देखना कैसे प्रश्न पूछा है, कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है। शांत था पहले, फिर सक्रिय हो गया, तो इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। ठीक है? तो सक्रिय होना, जब सक्रिय होगा तभी ज्वालामुखी का विस्फोट कहेंगे। ठीक है? तो यहां देखो इसका उत्तर क्या है, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे सक्रिय कहा जाता है। सक्रिय कहा जाता है, ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है, उससे सक्रिय होता है तो ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। ऐसे दिया है ना गद्यांश में, और यहां कहा जा रहा है कि जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे सक्रिय कहा जाता है, उल्टा कर दिया। ऐसे बच्चों को प्रश्न पूछेगा, फिर आप कंफ्यूज होगे। कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसे प्रश्न आपके पास आए होंगे तो आप कर पाओगे। ठीक है? अगर ऐसे प्रश्न नहीं आए होंगे तो फिर कैसे करोगे? तब दिक्कत होगी आपको। ठीक है? तो क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। अगला है, पहाड़ के नीचे बहने वाली लावा कैसी होती है? अवस्था में होती है। अब देखना, अवस्था दिया ही नहीं होगा अच्छे से, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए अवस्था दिया ही नहीं होगा। देखना कैसे पूछा है। कहां गया कहां गया कहां गया? अच्छा देखो, राख, धूल तथा भाप के बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। ओके ठीक है। कुछ समय बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। गर्म पिघली हुई चट्टान, चट्टान पिघली हुई है, तो बताओ चट्टान अगर पिघली हुई है तो किस अवस्था में होगी? कोई भी चीज पिघला होगा तो किस अवस्था में होगा? आपसे यही पूछा है, देख लो। हाँ, तो आपसे नहीं बोला है कि द्रव अवस्था में है, आपसे पूछा है पहाड़ के नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है। बेटा आपको यह ध्यान देना है, ठोस अवस्था में रहेगा तो बहेगा कैसे? जो बहेगा उसे ठोस कह ही नहीं सकते आप। बहने वाली चीज ठोस कैसे हो सकती है? समझ रहे हो? ठोस का मतलब ही है कि वो रुका हुआ हो, क्या हो, वो कठोर हो तभी वो ठोस होगा, और बहेगी तो ठोस होगा ही नहीं। तो इसको तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर देना चाहिए ना आपको। देखो कैसे प्रश्न पूछा है। फिर आपको सोचना है कि हाँ, द्रव्य बह सकती है और वाष्प बह सकती है। हाँ, गैस, वाष्प, गैस भी निकलता है, वाष्प भी निकलता है। लेकिन बेटा ये बताओ, अगर पहाड़ से, अगर उसके मुख से निकल के जमीन पे बहेगा तो गैस होगा तो ऊपर चल जाएगा ना, या वाष्प होगा तो ऊपर चल जाएगा, द्रव ही तो बहेगा। ठीक है, जमीन पर। तो बेटा द्रव ही उत्तर इसका सही होगा। इस चीज को ध्यान देना है, इस चीज को बहुत ध्यान से करना है बेटा, तभी हो पाएगा। देखो ना कैसे प्रश्न पूछा है, अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो कैसे करोगे? आप खुद बताओ। ठीक है, अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो कैसे करोगे? कहा है कि कुछ समय बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। द्रव अवस्था में बहने लगती है नहीं दिया, बहने लगती है मिस द्रव अवस्था है। आपको ऐसे समझना पड़ेगा, समझ रहे हो? बहने लगती है मिस द्रव अवस्था है। बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, और आप गलत करके आ सकते हो। प्रैक्टिस किए रहोगे, ज्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे, जितने पैराग्राफ पढ़े रहोगे, ऐसे प्रश्न आपके पास आए होंगे तो आप कर लोगे, तो द्रव अवस्था आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न देखना, शांत का यहां विलोम है, शांत का विलोम है बेटा। अब बताओ, शांत का यहां विलोम है, हम कहते हैं ना शांत है ये, शांत का मतलब है कि चुपचाप से बैठा हुआ है, निश्चिंत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा यहां पूछा है शांत का यहां विलोम है। आप देखो दो जगह इसे पूछा गया है, कैसे, दो जगह बताया गया है। शांत रहकर, देखना यहां देखना, शांत है, दिखाई दे रहा बेटा, शांत रहकर, देखो यहां है शांत, शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है। कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है, वहीं दे दिया शांत रहकर सक्रिय। शांत रहना, इस पैराग्राफ में शांत रहने का विलोम क्या होगा, सक्रिय होगा। यही चीज आपको समझना है, समझ में आ रहा है, यही चीज आपको समझना है। देखो अब इस पैराग्राफ में पूछा है या इस गद्यांश में पूछा है या यहां पूछा है, तो आपको इस गद्यांश के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। शांत मतलब निश्चल नहीं, सुंदर नहीं, स्थिर नहीं, ये सब तो पर्यायवाची भी हो जाएंगे, सुंदर तो नहीं होगा, स्थिर तो पर्यायवाची हो जाएगा। फिर सक्रिय, हाँ शांत रहकर सक्रिय हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज बेटा ध्यान देना है आपको, प्रश्न ऐसे पूछेंगे तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है। अब बताओ आप, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है, सहित मतलब उसके साथ। देखना कैसे प्रश्न, कैसे पूछा है, कैसे कहा है, सही का अर्थ देखना, कहा गया सहित, कहा गया सहित को देखना पहले। इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित, आवाज सहित माने आवाज के साथ, समझ रहे हो, आवाज के साथ, आवाज सहित, आवाज सहित ज्वालामुखी के विवर से उठते हैं, मतलब आवाज के साथ। ये चीज देखो, तो क्या है, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है के साथ, ठीक है, पीछे से नहीं, के साथ, आवाज सहित उठते हैं, घटित निरंतर, पीछे से नहीं, के साथ। ये चीजें समझनी है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये सब उलझाऊ प्रश्न है, आपको परेशान कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान से पैसेज को पढ़ना है, प्रैक्टिस करके जाना है चीजों का। अगला है आपका गद्यांश 2। हाँ, इसमें क्या है, एक तरह का काम करते करते कभी कभी हम ऊब जाते हैं, एक तरह का, देखना यहां एक तरह का दिया हुआ है, ठीक है। और प्रश्न आपसे कैसा पूछा है, हम तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। अब बताओ, तरह का, एक तरह तो दिया ही नहीं है, भिन्न भिन्न, पृथक, अलग, समान। तो अगर आपको मालूम होगा भिन्न भिन्न मतलब अलग होता है, पृथक मतलब अलग होता है, अलग मतलब अलग होता है, मतलब यहां समान ही सही है, ये सब गलत है। अगर आपको मालूम होगा तभी ना कर पाओगे आप। मतलब आप एक तरह का काम, एक तरह को क्या बोलेंगे, समान, एक तरह के लोग हैं यहां, मतलब एक समान लोग हैं, समझ रहे हो, एक तरह का काम मतलब यहां क्या हो जाएगा, समान। ये हो गया। अगला प्रश्न है, आप पढ़ लेना खुद, गद्यांश को पढ़ लेना, मैं प्रश्न कराते जा रहा हूं। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी गद्यांश में दिया हुआ, जो आसानी से इससे हम अपनी काम को उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। यहां दिया हुआ है, जो आसान है उसको नहीं बताऊंगा, आप कर ही लोगे, ठीक है बेटा। हंसने से हमें अवांछित तनाव, ये भी तो आसान है, यही होगा। हंसने से हमें क्या होता है, हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है, देख लो यहां दिया हुआ है, तो ये भी आसान है, आसान है तो मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। अगला है आपका, पुनः आरंभ का अर्थ है, तो पुनः आरंभ का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, मीन्स फिर से शुरू करना, ठीक है। बी आपका उत्तर सही होगा, बी आपका उत्तर सही होगा। और क्षमता का विपरीतार्थक है, तो क्षमता का धारादार, प्रभावकारिता, भावपूर्णता, अक्षमता होगा। भावपूर्णता क्या होगा, प्रभावकारिता, विपरीत पूछा है ना, प्रभावकारिता क्या होगा, नहीं होगा, अक्षमता होगा, ठीक है। ये बेटा आसान था, इसका पैसेज ये वाला देखो, ये वाला आसान था, इसमें नहीं दिक्कत थी, लेकिन पहले वाले में देखे कैसे दिक्कत थी। इसमें भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ये वाला पैसेज भी, ये वाला गद्यांश या अनुच्छेद जो भी है आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी हो पाएगा। आगे चले, अगला है आपका, किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं, इसके प्रश्न देखें। बाहरी रूप रंग प्रायः क्या करते हैं, तो बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं, यहाँ तो क्लियर दे दिया है, जो क्लियर दे दिया है उसको तो आप कर लोगे, ठीक है। धोखा देते हैं, ये क्लियर हो गया।
अगला है बच्चों, एक ही नजर में क्या जानना कठिन होता है, किसी के सद्गुण, ये भी दिया हुआ है, आसान है। तीसरा है, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग से, ये भी इसमें दिया हुआ है, देखो कहाँ दिया हुआ है, चीजें जो दी हुई हैं उनको तो आप कर ही लोगे, ठीक है। कहाँ है बाहरी, देखो कभी कभी हम किसी व्यक्ति के की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, बाहरी रूप रंग, ठीक है ना, बाहरी रूप रंग, तो ये भी हो जाएगा। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है बेटा, आकर्षक कोई चीज आकर्षक लगती है, यहां आपको कंफ्यूज किया, कोई चीज आकर्षक लगती है तो उसका पर्यायवाची नहीं, आकर्षक मतलब क्या, सुंदर है तभी आकर्षक लगेगा ना बेटा, सुंदर होगा तो आकर्षक लगेगा, पहली चीज, ये पर्यायवाची हो गया। पर्यायवाची मतलब उस समान अर्थ वाला, आकर्षक का समान अर्थ कौन नहीं दे रहा है, ये पूछा आपसे, तो सुंदर तो दे रहा है बेटा, सुंदर आकर्षक दोनों सही है। दर्शनीय, दर्शनीय मतलब कोई चीज आपको दर्शन करने योग्य हो, आप देखना चाहते हो किसी चीज को, तो मतलब वो आकर्षण है तभी ना आप देखना चाहते। दर्शनीय है मतलब आपका चेहरा दर्शनीय, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है, कोई किसी किसी का चेहरा, किसी कोई कोई मंदिर दर्शनीय होता है, दर्शन स्थल होते हैं, ठीक है, तो दर्शनीय भी पर्यायवाची हो जाएगा। प्रिय, आप मेरे प्रिय हो, मतलब आकर्षण है तभी ना आप मेरे प्रिय हो, तो प्रिय शब्द भी आपका पर्यायवाची हो जाएगा। मीन्स आपका उत्तर होगा असुंदर, क्या होगा बेटा, असुंदर। तो इसको भी अगर आप पर्यायवाची नहीं देखे होगे या पर्यायवाची नहीं किए होगे तो असुंदर नहीं कर पाओगे, फिर आपको दिक्कत होगा। तो आप सोचोगे कि इसी में से कोई पर्यायवाची होगा, इन्हीं कर लें, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, आप हल्का हल्का नन्हा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका असुंदर। आगे चलें, अगला है आपका वास्तविक शब्द है। अब आपसे व्याकरण पूछ लिया, आ गया ना, उलझाओ फिर से, आपसे व्याकरण पूछ लिया, वास्तविक शब्द है। तो जब भी ऐसे शब्द पूछे तो शब्द किसके किस सापेक्ष में पूछ रहा है, आपको वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप यहां देखना, आप पढ़ो, देखो वास्तविक शब्द कहां आया है, ये तो गद्यांश नंबर 4 हो गया, रुको रुको रुको, मैं गद्यांश नंबर 4 कर दिया। आप ये देखो कि वास्तविक शब्द कहां आया है, उस हिसाब से आप उसका व्याकरण जान पाओगे, वास्तविक शब्द कहां आया है। ठीक है, देखो जल्दी से, वास्तविक शब्द कहाँ आया, ये देखो कहाँ है वास्तविक, वास्तविक वास्तविक, परंतु हम, हाँ, हमें किसी व्यक्ति या चीज के वास्तविक स्वभाव, देखो यहाँ है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, रुको मैं इसे इस कलर से लिखता है, ये दिखाई देगा ना, ये भी नहीं दिखाई देगा, एक मिनट, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो बेटा, यहाँ है वास्तविक स्वभाव को जानना, स्वभाव, वास्तविक स्वभाव। अब मैं इसको लेके आता हूं, इस शब्द को लेके आता हूं, कहाँ गया, क्या पूछा, वास्तविक शब्द है, तो वास्तविक शब्द आया कैसे है, वास्तविक, वास्तविक लिख रहा था, वास्तविक स्वभाव, ठीक है। तो ये स्वभाव क्या है, स्वभाव आपका ये हो जाएगा संज्ञा, ठीक है। स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा है, स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्वभाव क्या है, ये संज्ञा है, क्या है बेटा, ये संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द जो होंगे, वास्तविक स्वभाव, वास्तविक शब्द इसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे विशेषण, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, विशेषण। तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण, ठीक है, क्या हो जाएगा विशेषण, ये चीज आपको जानना है। अब व्याकरण आप नहीं पढ़े हो तो कैसे करोगे बताना, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, व्यवहार को, व्यवहार बोल रहा हूं, वास्तविक शब्द को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे करोगे कि आपको ये लगेगा कि विशेषण है, आप तो कंफ्यूज जाओगे, क्रिया विशेषण है या आपका संज्ञा है या क्रिया है, आप तो कंफ्यूज जाओगे, तो ये क्या होगा, विशेषण होगा, ठीक है ना, उत्तर आपका सी होगा। ऐसे उलझाओ प्रश्न पूछेंगे और आप नहीं तैयार करके गए होगे, आप कहोगे कि व्याकरण तो मेरा हो जाएगा, तो तब दिक्कत होगी आपको। तो आपको व्याकरण के लिए अच्छे से तैयार होके जाना है,
आपको हिंदी पैसेज के लिए, हिंदी गद्यांश के लिए भी अच्छे से तैयार होके जाना है, तभी होगा। ठीक है, अब है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। इनमें भी आसान आसान सा क्वेश्चन था। लाल बहादुर शास्त्री थे द्वितीय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने बाधाओं के विरुद्ध दिया हुआ है, मैं दिखाता हूं कहाँ। उन्होंने अपने बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, यहाँ एक उत्तर है। द्वितीय प्रधानमंत्री थे, यहाँ 2 उत्तर है, आराम से आप पढ़ के कर सकते हो। वे भीड़ के जन नेता बन गए, ये भी दिया हुआ है, अंतिम में दिया हुआ, मैं देखा था कहीं। हाँ, रुको, वे जन नेता बन गए। देखो, देखा ना, अभी तुरंत देख लिया इसको। ठीक है, जन नेता बन गए। और अगला है आपका बन गए क्रिया का काल है। अब बताओ बेटा, बन गए क्रिया का काल है, कौन सा काल है? क्रिया का काल है, वे बन गए। कब की बात हो रही है? पहले की बात हो रही है, वर्तमान की बात नहीं हो रही है। वर्तमान लगाया बेटा ने, वर्तमान की बात नहीं हो रही है, पहले की बात। वे बन गए, भीड़ के नेता थे। पूरी की पूरी कहानी आपकी भूतकाल में चल रही है। ठीक है ना, पूरी की पूरी कहानी आपकी भूतकाल में चल रही है, तो आपका उत्तर होगा भूतकाल। क्या होगा? भूतकाल। ठीक है, आपका उत्तर होगा भूतकाल। उसके बाद अगला है आपका प्रश्न, पूरा करना का पर्यायवाची है। कोई चीज पूरा करते हैं हम, पूरा कर दो इस काम को, खत्म कर दो, पूर्ण कर दो, कहते हैं ना, पूरा कर दो, खत्म कर दो, पूर्ण कर दो, आरंभ कर दो। नहीं, आरंभ कैसे करना है? किसी काम को पूरा करना मैं बोलूंगा पूरा करो, तो आरंभ थोड़ी ना करो, उसको खत्म करो ना। आप काम कर रहे थे, बीच में छोड़े हो, तब ना मैं बोला हूं आपसे कि पूरा करो। जारी रखना नहीं, पूरा करो। संपन्न करना, हाँ, काम को संपन्न करो, संपन्न कर दो। ठीक है ना, खत्म कर दो। या खुलना, खुलना क्या होगा बेटा? दरवाजा खोलो, खुलना थोड़ी ना बोला हूं। संपन्न कर दो, खत्म कर दो। तो ये ऐसे आपको पैसेज करना है। ठीक है ना, तो देखो कैसे आपका गलत होगा। यही सब उलझाऊ प्रश्न है, आपको ध्यान देना है। इन चीजों को ध्यान दे के ही आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है ना, तो बेटा अच्छे से तैयारी करना है, आपको मन लगा के तैयारी करना है, कोई भी गलती ना हो। हर एक चीज को ध्यान में रख कर आगे बढ़ोगे, तैयारी करोगे, तो आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ।